नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता आयुष सक्सेना से। आयुष सक्सेना का जन्म उज्जैन में हुआ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की तो कॉलेज के समय से ही रंगमंच शुरू कर दिया। वहां लाइट डिजाइनिंग, म्यूजिक, बैक स्टेज और एक्टिंग सीखी। इसके बाद मुंबई का रुख किया और कुकिंग रियलिटी शो मास्टर शेफ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। फिर 7 आवर्स टू गो और फिल्म अम्मा की बोली में सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर रहे। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत फिल्म बाबू मोशाय, बंदूकबाज और फिल्म त्रिदेव में फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। आयुष ने इसके बाद निहार शर्मा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म जोगिरा सारा रारा में एसोसिएट डायरेक्टर भी रहे हैं। तो फिल्म उर्फ घंटा में आयुष ने डायरेक्टर के तौर पर इस फिल्म को निर्देशित किया। वहीं इसके स्क्रीन प्ले राइटर भी रहे हैं। फिल्मों के साथ आयुष ने कई बड़े ब्रांड के विज्ञापन फिल्में भी डायरेक्ट की है। तो शाहिद कपूर के म्यूजिक वीडियो एल्बम में असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके डायरेक्शन के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं एसोसिएट डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर आयुष सक्सेना। आयुष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। सो मच, थैंक यू भागीरथ जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं और आपकी मुस्कुराहट बता रही कि आप भी बहुत अच्छे हैं। आयुष जी, अक्सर हमने जी। देखा है कि मुंबई जब इंसान जाता है तो ये सोच के जाता है कि मुझे वहाँ एक्टर बनना है, मुझे हीरो बनना है, मुझे हीरोइन बनना है। अक्सर ये बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई ये सोच के जा रहा हो या फिर वहां जाके वो डायरेक्टर बनता है। तो शुरुआत कैसे हुई आपकी? क्या आप भी ये सोच कर गए थे मुंबई में कि आपको भी अभिनेता बनना है और फिर आप इस डायरेक्शन की फील्ड में चले गए? जी नहीं, मेरा हिसाब थोड़ा उल्टा था। मैं हम्म। हमेशा से ही निर्देशक डायरेक्टर बनना चाहता था। और क्योंकि मुझे लगता था कि क्योंकि मैं स्कूल में भी हेड बॉय रहा था और लोगों के साथ बात करना, उनको समझना मेरे को काफी अच्छा लगता था। तो मुझे पता था कि मुझे निर्देशक ही बनना है। जी। तो आखिर इसकी क्या वजह थी? जब आपको स्कूल, आपने कहा जब स्कूल में था आप हेड बॉय थे, जब आपने रंगमंच शुरू किया तो आखिर कैसे लगा आपको कि आपको डायरेक्टर बनना है? क्या उम्र थी उस वक्त आपको और किसी डायरेक्टर से आप इंस्पायर्ड हुए थे, किसी फिल्म से इंस्पायर्ड हुए थे आप? कैसे लगा आपको कि मुझे इस डायरेक्शन की फील्ड में आगे जाना है और डायरेक्टर बनना है? यार, इसमें इसका जवाब थोड़ा सा अलग है। इसमें ऐसा किसी से इंस्पिरेशन नहीं था। पर एक थॉट ये था कि भगवान एक सृष्टि की रचना करते हैं और वो जो चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, हम सभी लोग कठपुतली की तरह उनके साथ चलते रहते हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसी एक दुनिया बनानी थी जहाँ पे कि हर वो चीज उस हिसाब से हो जैसे मैं चाहता हूँ। जी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि फिल्म एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे कि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर सकते हो। जी। तो वो एक कारण था जो मुझे लगता है कि एक दुनिया में लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं चाहता था कि मैं डायरेक्टर बनूं। जी, जैसे मैंने आपसे सवाल किया था कि आप किन से इंस्पायर्ड हुए, तो आपने कहा आप किसी से इंस्पायर्ड नहीं हुए, लेकिन आप भगवान से इंस्पायर्ड हुए। जिस तरह से भगवान ने सृष्टि बनाई और फिर आप भी चाहते थे कि आप भी अपने एक सृष्टि बनाएं फिल्मों के माध्यम से या दूसरे माध्यम से, जहां पर आपका डायरेक्शन चले, आप जैसे चाहें वैसे अपने कलाकारों का आप यहाँ से वहाँ करें, उनसे संवाद बुलवाएं, उनसे एक्टिंग करवाएं। नहीं, बहुत अच्छी सोच है और जो इंस्पिरेशन है बड़ा गजब का इंस्पिरेशन है। तो फिर जब आप मुंबई गए तो मुंबई में कैसे आपने इसकी शुरुआत की? देखिए, जब मैं मुंबई आया था, अब हमारे रिश्तेदार, परिवार, दोस्त कोई भी इस इंडस्ट्री में कभी भी नहीं थे। जी। तो एकदम ही नया शहर, सब कुछ नया था। बट वही एक ही चीज है जो जिंदगी में मैं अपना रूल बना के चलता हूँ। जैसे अंग्रेजी में परसिस्टेंस कहते हैं जी, कि आप बस लगे रहिए। अगर आप एक ही चीज के पीछे भागते रहेंगे ना और उसके लिए हसल करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। जी। मतलब लोग काफी ये कहते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म होता है। हाँ। बट मेरा मानना है कि यार, बनिए की दुकान पे उसका बेटा ही बैठेगा ना, पड़ोसी का बेटा नहीं बैठ सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। दुकान जिसकी है वो अपने बेटों को बिठाएगा ना, दूसरे को थोड़ी बैठाएगा। तो आपको फिर अपनी अगर अलग से आपको, दुकान खोलनी पड़ेगी। अगर आप हाँ, तो चाहते आप हैं कि पहले आपका छोटी सी, बेटा या आप बने तो आपको अपनी अलग से दुकान खोलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो मेरा भी वही मानना था कि कुछ नहीं, मैं छोटी सी दुकान खोलूंगा। हाँ। देखते हैं वो कहाँ तक जाती है, कब जी। उसका शोरूम बनता है और कब मॉल बनता है, देखते हैं। और आपका जो तरीका था, आपने पहले दुकान नहीं खोली, पहले आपने उस दुकान में काम किया। काम किया। आपने सफाई का काम किया उस दुकान में, फिर उसके बाद आप बाद में जाके आप उस दुकान के सेठ बने। तो जो आपकी शुरुआत थी वो पहले थी
सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर से आपने शुरुआत की थी और रियलिटी शो से जी। आपने शुरुआत की थी, तो कैसे अ, जुड़ना हुआ था उसमें? जो मास्टर शेफ था, जो आपका कुकिंग शो, रियलिटी शो, कैसे इसमें जुड़ना हुआ आपका? तो वो मास्टर शेफ का प्रोमो था, मतलब हम्म। कमर्शियल था वो, जी। पूरा शो नहीं था। बट जी। क्या मैंने वही परसिस्टेंस वाली बात, मैं घर पे बैठा बॉम्बे में और ईमेल चलता था उस वक्त, व्हाट्सएप वगैरह तो होता नहीं था। जी। तो बस बैठ के एक दिन में 100 ईमेल करता था मैं कि कोई तो इंटर्नशिप देगा, हाँ। किसी बनिए के यहाँ तो झाड़ू पोछा करने मिलेगा। तो फिर एक बहुत सारे ईमेल किए, किसी का रिप्लाई आया कि हाँ हमें एक इंटर्न की जरूरत है, अगर तुम चाहते हो तो हमसे मिलने आ जाओ। हाँ। फिर मैं वहाँ गया, मैंने कुछ कॉलेज में शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाई थी, जी। वो सब उनको दिखाई तो उन लोग को अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे ऐसा इंटर्नशिप दिया जिसमें वो मुझे 5,000 रुपए महीना देते थे, अच्छा। हाँ। पेड इंटर्न। जी। वहां से शुरू किया, फिर कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई, उनके साथ 2-4 कमर्शियल किए। हाँ। तो धीरे धीरे इंटर्न से सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर हो गया। हाँ। फिर एडवर्टाइजिंग से फीचर फिल्म की तरफ जाने का मन किया, क्योंकि वही मुझे जी। करना था। तो फिर फीचर फिल्म्स में वापस से वही नया बनिया, नई दुकान, हाँ। नया तरीका। तो फिर वापस एक छोटी पोस्ट से शुरू किया। हाँ। फाइनली अभी मैं अगर फीचर फिल्म्स में काम करता हूँ तो एज एसोसिएट डायरेक्टर करता हूँ, बट अब तो मैं डायरेक्टर ही जी। बन के काम बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहता तो हूँ। बहुत बड़ी लंबा सफ़र आपका रहा है और जो मुकाम आप जाना चाहते थे, उस मुकाम में आप पहुँच चुके हैं। लेकिन हम आपकी जो रंगमंच है, आप उसका भी ज़िक्र करना चाहेंगे। जब रंगमंच आपने जॉइन किया, तो उस वक़्त आपने बैक स्टेज का काम किया, लाइटिंग सीखी आपने वहाँ पर और अभिनय भी आपने वहाँ पर किया। क्योंकि शुरुआत में क्या उसी समय से आपको ये सोच लिया था आपने कि मुझे आगे जाके डायरेक्टर ही बनना है, इसलिए आपने वहाँ जितनी भी सारी विधाएँ, क्योंकि चाहे वो लाइटिंग है, डिज़ाइनिंग है, बैक स्टेज है, म्यूज़िक है, सब पर आपने हाथ आज़माया? जी, अभी जब आपको पता है कि आपको क्या करना है और हुँ। आप उसकी तरफ मेहनत करना चाहते हो, तो शुरुआत हमेशा उसके बेसिक्स से करनी चाहिए। हुँ। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको बाकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी नींव मजबूत रहेगी। जी। तो आइडिया यही था कि बारीकियों को सीखा जाए, हुँ। और रंगमंच एकदम ही ऐसी जगह है जहाँ पे कि आपको कुछ सपोर्ट नहीं होता, सामने दर्शक होते हैं और आप होते हो। जी। अगर आप एक छोटी सी भी गलती करते हो तो वो सामने नजर आती है। हुँ। तो वो एक पैशन भी था और सीखने की ललक भी थी, जी। मुझे ये सीखना है। और अगर आपको एक अच्छा निर्देशक बनना है तो आपको सब एक्टिंग आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर वही आपको सब। एक्सप्रेशन नहीं पता है, तो फिर आप जो आपके अभिनेता होंगे, उनसे आप वो एक्सप्रेशन कैसे निकलवाएँगे? कैसे आप उनको बताएँगे? कैसे आप उम्मीद करेंगे कि इस जगह ये एक्सप्रेशन होने चाहिए? जी, और उस कारण मेरा हमेशा से आज तक जो भी मैंने काम किया है वहाँ पे मेरे सारे एक्टर्स के साथ मेरी रेपो काफी अच्छी रहती है, बिकॉज उनको समझता है कि ये भी इंसान दोनों चीजें जानता है, स्क्रिप्ट भी समझता है और उसको कैसे एक्ट करना है वो भी समझता है। हाँ। तो मेरे को काफी मदद मिली, वो जो मेरा 5 साल का थिएटर का जी। एक्सपीरियंस था। अच्छा, उसके बाद जो फिर मैं भी जो आपसे ज़िक्र करूँगा, मैं भी स्टेप बाय स्टेप करूँगा, क्योंकि जिस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप आपने मुंबई में कदम रखा और कदम आप आगे बढ़ाते गए। तो जो फ़िल्म है आपकी 7 आवर्स टू गो और अम्मा की बोली, इसमें आप सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर आप रहे हैं। तो कैसा जी। एक्सपीरियंस था? और एक जो अम्मा की बोली, उसमें बड़े ही अच्छे-अच्छे एक्टर थे, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था इनके साथ काम करने का? ज़रा आप बताएँ अब दोनों फ़िल्मों का। तो पहले मैंने अम्मा की बोली करके एक फिल्म में काम किया था जो अभी अमेज़न पर है। उसमें काफी मतलब मेरे लिए तो बहुत ही क्या बताऊं मैं, मतलब वो सच हुआ जो मैं जानता भी नहीं था कि शायद ये सच होने वाला है। पर सारे एमएसडी के कलाकार थे उस फिल्म में, और उन लोगों के साथ स्क्रिप्ट डिस्कस करना, उन लोगों को उनका अगला क्या सीन है वो समझाना। संजय मिश्रा जी थे उस फिल्म में, उनके साथ वो कैसे एक स्क्रिप्ट के सीन को अच्छा, संजय मिश्रा जी को आपने कई फिल्मों में देखा होगा, उनका जो वाला संवाद है पा पा तो बड़ा ही फेमस उनका वो संवाद रहा है। तो जब आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला है कि एज ए सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला, उनके आसपास आप रहते होंगे, तो कैसा फील होता होगा कि जो एक सपना था जिनको आप टीवी में देखते हैं, उनके साथ आप खड़े हैं और सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं? सर मतलब एक फैन बॉय मोमेंट तो आता ही है जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो या उसके साथ काम करते हो। पर मैंने हमेशा से अपने आप को वो समझा के रखा था कि यार अपन को फैन नहीं बनना है, अपने को कलीग बनना है। अच्छा, इसलिए वो मुझे लगता है कि वो जो नाडा पाटेकर का संवाद आपके जहन में चलता होगा, उदय कंट्रोल, उदय कंट्रोल, अपने जो फैन वाला जो है उसको कंट्रोल करो और अभी उसमें आ जाओ, असिस्टेंट डायरेक्टर के मूड में आ जाओ। काम करो। हाँ,
क्योंकि वहां पर जब आप सेट पे होते हो ना, जी। आपको 12 घंटे की एक शिफ्ट होती है जिसमें हाँ। आप एक दिन शूट कर पाते हो, जिसमें आपका लंच भी होता है, एक नाश्ते का ब्रेक भी होता है। तो वो जो जी। टाइम होता है वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है, हाँ। और उसके ऊपर किसी एक इंसान का बहुत सारा पैसा लगा होता है। तो वहां पे आपके पास अपना फैन बॉय मूवमेंट जीने का टाइम नहीं होता, बिल्कुल। वहां आपके पास काम करने को टाइम होता है। हाँ। तो बट लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ में रहते हो तो आप ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें सीख जाते हो, जी। उनके आचरण से, उनके बोलने से। उसमें गोविंद नामदेव करके एक कलाकार जी, थे फिल्म बिल्कुल, में। बिल्कुल, बड़े बड़े फेमस कलाकार हैं वो। वो इतने फेमस और इतने सीरियस इंसान है, और जब वो स्क्रीन पे आते हैं, आपने उनको ओ माय गॉड में देखा होगा, मैं जी, जो जी। दर्शक नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ। पर वो इतना जो पेशेंस होता है ना इंसान के अंदर, वो उसको कितना बड़ा बना देता है, हम ये कभी नहीं समझ पाते। हमें लगता है कि जो उचकता फूकता कांता रहता है वही इंसान एक्टिंग कर सकता है, हाँ। पर एक एकदम समझदार, संभला हुआ, पेशेंट आदमी जिसको आप 3 पेज का सीन भी दो और वो एक बार में पढ़ के रेडी हो जाए परफॉर्म जी। करने के लिए, तो आपको मतलब आप क्या ही बोलोगे कि हाँ। मतलब इवॉल्व कैरेक्टर्स होते जी। हैं वो। तो मतलब बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला था उस फिल्म से। बिल्कुल, और आप फिर सीखते गए, आप सीखते गए और आपकी जर्नी आगे बढ़ती गई। फिर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर से फिर आप फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए, और वो फिल्म थी बाबू मोशाय बंदूकबाज, और इसमें जी नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें मुख्य भूमिका में थे। तो सेकंड जी असिस्टेंट डायरेक्टर में जो आपकी क्या भूमिका थी, और जब फर्स्ट असिस्टेंट आप डायरेक्टर बने तो क्या भूमिका बदल गई, क्या काम रहता है किस तरह का? क्योंकि मुझे भी ज्यादा इसमें बेहतर मुझे नॉलेज नहीं है कि जो सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर उसका क्या काम होता है, फर्स्ट का क्या काम होता है, तो जरा आप बताएं आप। जी। तो सेकंड असिस्टेंट 5 या 6 असिस्टेंट मिनिमम हर एक फिल्म में जी। होते हैं, जिनमें सबको छोटा छोटा पार्ट का काम होता है। तो फर्स्ट हाँ। असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है वो उन 5 असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ मिलकर काम करता है कि हाँ। हमें हर चीज को सही टाइम पर सही तरीके से करना है। तो क्या इसको ये ताकि कह सकते डायरेक्टर हैं कि जो बाकी असिस्टेंट है उससे वो उसका वो हेड होता है, या उससे थोड़ा सा उसकी वो उनको ज्यादा सब जो बाकी असिस्टेंट डायरेक्टर उनको गाइड करता है वो? जी बिल्कुल। बेसिकली क्या होता है कि वो प्रोड्यूसर का इंसान होता है जो फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर हाँ। होता है। उसका काम ये होता है कि सब काम टाइम पे खत्म हो, सही तरीके से खत्म हो, और किसी को कुछ परेशानी ना आए। ओके। तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आर्ट डिपार्टमेंट हो गया, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हो गया, आपका कैमरा डिपार्टमेंट हो गया, जी। इन सबको कोऑर्डिनेट करके सेम पेज पे लेके आने का, उन सबको सेम क्या हम बिल्कुल, सीन तो करने वाले ये जो हैं। बड़ी जिम्मेदारी फिर आपको मिली इस फिल्म में, और दूसरी तरफ जो अभिनेता हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके साथ भी काम करने का आपको मौका मिला, तो कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का? और जिस तरह से हमने देखा बड़ी ही इंटरेस्टिंग फिल्में करते हैं, तो कोई इंटरेस्टिंग चीज शूटिंग के समय उनके साथ कैसी रहती थी? क्या कुछ वो करते थे और क्या कुछ आपकी उनसे बातचीत होती थी? सर वो मेरा इंस्पिरेशन है, वो इंसान। उनके साथ मैंने काफी काम किया, और सबसे अच्छी चीज ये कि तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, थोड़ा पीछे से कहानी सुनना जी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब सेकेंड ईयर में मैं एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करके एक बहुत अच्छा कॉलेज है फिल्म्स के लिए। हाँ। तो मेरा वहां पर जब मैं सेकेंड ईयर में था तब सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैं ग्रेजुएट नहीं था तो मैं उस कॉलेज जा नहीं पाया। तो मेरी वो फिल्म स्कूल वाली पढ़ाई फिल्म स्कूल में नहीं हुई। पर जब मैं नवाज सर के साथ काम किया तो मुझे इतना, मतलब मेरे लिए वो एक फिल्म स्कूल एक्सपीरियंस है। हाँ। और उन्होंने जितनी दुनिया देखी है, मतलब इतना स्ट्रगल किया है, जी। उसके बाद आज वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन चुके हैं। बिल्कुल, अगर हम मतलब कहेंगे जिस तरह से आपका स्ट्रगल रहा है वैसे ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी रहा है। सरफरोश में वो छोटे से किरदार में थे, आप आज जी देखिए आज उनको आज वो एज ए लीड रोल पूरी फिल्में करते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं वो। अच्छा, जी बिल्कुल। मैं अगर होता असिस्टेंट डायरेक्टर तो मैं शायद अपने आप को बड़ा मुश्किल से रोक पाता, जो उनका मैं फैन हूं, तो मैं उनसे जरूर कहता कि नवाज जी एक बार वो डायलॉग सुना दीजिए, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला देगा तेरा फैजल। तेरा तो फैजल। आपने कभी उनसे बोला कि सर एक बार हो जाए डायलॉग ये? सर बिल्कुल बोला। हाँ। ऐसा नहीं बोलो, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्योंकि बहुत टाइम मिलता है आपको जब आप जी। शिफ्ट के आगे या पीछे, क्योंकि आप अब जैसे हम लोग जब लखनऊ में शूट कर रहे थे तो हम एक हाँ। महीने साथ में थे, हाँ। तो आपके पास टाइम होता है उनसे बात करने को, उनके एक्सपीरियंस सुनने को। हाँ। और इतना डाउन टू अर्थ इंसान है वो, मतलब मैं क्या ही बताऊं। उन्होंने जी। मेरे साथ इतनी सारी बातें करी हैं, इतना एक्सपीरियंसेस शेयर किया हाँ। है। और एक बहुत मजेदार किस्सा हुआ था हम लोग के साथ। हम वहाँ मलियाबाद करके एक छोटा सा कस्बा सा है यूपी में, हमें वहां पर एक चेस सीक्वेंस शूट करना था। और हाँ। ऐसा बीच मार्केट में चेस सीक्वेंस था वो। और उसमें नवाज सर एक दूसरे को जो जतिन करके एक एक्टर है उनको फॉलो कर रहे थे जी। और
हमें मार्केट के बीच में शूट करना था, और मलियाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पे थोड़ा क्राइम ज्यादा भी है। हाँ, मतलब हम इधर शूट कर रहे हैं और हमें कहीं गोली सुनने की भी आवाजें आती थी कि उधर अच्छा। कहीं गोली चल रही है। तो वहाँ वैसे मार्केट में हमें भी एक चेस सीक्वेंस शूट करना था। हाँ, तो वो जब चेस सीक्वेंस में, और वो जो इंसान को फॉलो कर रहे थे, वो सिर्फ मात्र एक चड्डी पहन के भाग रहा है और उसके पीछे ये पड़े हुए हैं, और मार्केट में हमें वो शूट करना था। जी। सुनने में तो एकदम ही नामुमकिन लग रहा था कि इतनी भीड़ के बीच में तो वो शूट हो ही नहीं सकता। पर हमने उसको एक तरह से प्लान किया कि एक गाड़ी को चौराहे पे खड़ा किया, और हाँ। दूसरी गाड़ी को चौराहे की तीसरी एक गली में खड़ा किया। जी। तो दोनों किरदार उस गाड़ी में से उतर के भागते थे। रास्ते हाँ। में हमने छुपे हुए कैमरा लगाए थे, हाँ। और वो भाग के आगे वाली गाड़ी में बैठ जाते थे। फिर वो गाड़ी कहीं और चली जाती थी, जी। और ये वाली जो खाली गाड़ी थी वो चौराहे के बीच में आके खड़ी हो जाती थी। हाँ। तो ऐसा हमने 4-5 गलियों के साथ किया। हाँ। तो किसी को पता भी नहीं चला, इससे पहले कि लोग रियलाइज करते शूटिंग खत्म हो चुकी थी। ओके, कि लोगों को पता ही नहीं चला कि शूटिंग हो रही है और आप लोग शूटिंग करके निकल गए नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी। के साथ। बिल्कुल, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है ना कि जी। आप बीच मार्केट में उनको अगर आपने गाड़ी में से बाहर निकाल दिया तो आप शूट नहीं करते। हाँ, बड़ा ही चैलेंज होता है डायरेक्टर के लिए, पूरी टीम के लिए, कि आपको शूट भी कंप्लीट करना है, समय में कंप्लीट करना है, क्योंकि पैसा लगा हुआ है। लेकिन क्या करेंगे, जो फैन फॉलोइंग है, जो फैन है, वो तो बिल्कुल शूटिंग देखने आएंगे। तो बड़ा ही आपने इंटरेस्टिंग तरीके से इस शूट को अंजाम दिया आपने, और वाकई काबिल तारीफ वाली बात है। और तारीफ तो क्यों की नवाज ने बाद में आपकी, कि जिस तरह से आपने शूट किया। काफी खुश थे वो, और आज भी मतलब मुझे लगता है कि वही एक कारण है कि अगर मैं जैसे कहीं हम मिलते भी हैं कहीं किसी प्रीमियर में या कहीं पे, हाँ। तो अगर मैं वहां पहुंच जाता हूँ और उनकी नजर पड़ गई है कि मैं वहां पर हूँ, तो वो जरूर आके मिलते हैं। बिल्कुल, तो उसके बाद बल्कि- बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है आपकी उनके साथ। अच्छा, फिर लेकिन जिसके लिए आप तलाश में थे, कि अभी आप फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर बने, सेकंड बने आप, लेकिन फिर मौका आया कि जब आपने एज ए फुल फ्लैश डायरेक्टर के तौर पर आपने काम किया, वो थी फिल्म उर्फ घंटा। इसमें आप एज ए डायरेक्टर थे, फुल फ्लैश डायरेक्टर थे, सिर्फ आप ही को सब कुछ करना। तो खास बात ये कि इसकी स्क्रीन प्ले राइटर भी आप थे। तो आखिर फिर इसमें कैसा मौका मिला आपको, असिस्टेंट से, सेकंड से, फिर एसोसिएट से, फिर डायरेक्टर बनने का ये सफर यहाँ तक कैसे पहुंचा, इसमें आपको कैसे मिला मौका? तो यही बाबू मोशाय फिल्म में ही जब मैं काम कर रहा था, तो एक जीतू शिवरे करके एक्टर थे। जी। उनको मेरा काम काफी पसंद आया, तो हाँ। उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। अच्छा, जीतू तुम्हारे शिवरे, साथ। मुझे लगता है शायद वही, वो जो एक बड़ा ही फेमस सीरियल आता था चिड़ियाघर, उसमें वो जो गधा प्रसाद बने थे। जी। हाँ। जी। जी। तो फिर हम दोनों ने इस उर्फ घंटा फिल्म की शुरुआत की एक दूसरे हाँ। के साथ। उनके पास कहानी थी, और मुझे कहानी बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। हाँ। बिकॉज वो जो किरदार है उर्फ घंटा फिल्म का, हाँ। उसका नाम एक्चुअली घंटेश्वर है। हाँ। तो फिल्म का नाम घंटेश्वर उर्फ घंटा है। हाँ। और ये एक ऐसे किरदार की कहानी है जो मथुरा जैसे एक छोटे शहर में रहता है, और जी। 40 साल का हो गया है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई है। और ऐसे किरदार अक्सर मजाक का कारण बन जाते हैं हमारे समाज में, कि अरे कब करेगा शादी, 40 साल का हो गया है। हाँ। और तो वो एक ऐसा मजेदार कैरेक्टर था जो मुझे लगा कि यार इसको लोगों को दिखाना चाहिए, बिकॉज हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा किरदार होता ही है जो 40 साल का हो गया है और उसकी जी। शादी नहीं हो पाई है। हाँ। जिसने अपनी मर्जी से नहीं करी है वो अलग है, लेकिन उसकी हो ही नहीं पाई। बिल्कुल, जो करना चाहता है लेकिन उसकी नहीं हो पा रही है। तो मजेदार था वो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी था। और आपने इतने साल, मुझे 10 साल हो गए थे तब तक इंडस्ट्री में हाँ। काम करते करते, तो इतने साल आपने जो सीखा है, जो समझा है, जी। उसको पर्दे पर डालने की आपको एक अवसर मिला। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ में फिर आपने कई बड़े ब्रांड के विज्ञापन फिल्में भी डायरेक्ट की हैं आपने, और शाहिद कपूर के साथ आपने म्यूजिक वीडियो एल्बम भी किया है जिसमें आप असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं। तो फिल्मों में और म्यूजिक एल्बम में और एड फिल्मों में क्या कुछ आपको ज्यादा अच्छा लगता है एज ए डायरेक्टर के तौर पर काम करने को लेकर? देखिए, तीनों चीजों की प्रोसेस अलग होती है। ऑफ कोर्स फिल्म में आपको काम करने को मजा आता है क्योंकि आप अपने मन की कहानी कह सकते हो। जी। एडवर्टाइजिंग में आपको ब्रांड सेल करना होता है। हाँ। आपको पता है कि आपको ये सामान बेचना है। लेकिन आपको बड़ा कहानी चैलेंज होता नहीं- होगा जब आप एड फिल्म बनाते होंगे 30 सेकंड में, या जो भी आपके पास टाइम रहता होगा, 1 मिनट या 20 सेकंड, उसमें आपको पूरी पूरी कहानी आपको बतानी, और जो ब्रांड है उसको भी फोकस करना है। तो शायद यही वजह है कि इसलिए एड बनाने में अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं, और क्रिएटिव बहुत ज्यादा इसमें लगता है इसमें। बिल्कुल परफेक्शन होना चाहिए ब्रांड में जब आप कोई चीज बेचने जा रहे हो। और फिर एडवर्टाइजिंग में आपको 1000 चीजों के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप ये नहीं बोल सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको जी। फिर भी कोई चीज को कन्वे करना है।
तो वो जो 15 सेकंड में कम्युनिकेट करने वाली चीज है, जिसमें आपको इतनी सारी बातें बतानी है, कैसे वो प्रोडक्ट अच्छा है, क्या सर्विस अच्छी है, और उसको नए तरीके से बताना है कि जी। लोग देखें उसको, म्यूट ना कर दें टीवी को। बिल्कुल। तो और वो बिल्कुल काफी इसलिए शायद चैलेंजिंग ये होता वजह है कि आपने 50 से ज्यादा आपने ऐड फिल्में की हैं, और एक एक इजी डे का कोई सा आपने ऐड किया, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग जिंगल है। तो अगर आपको जिंगल याद हो तो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे वो किस तरह का जिंगल था वो। वो एक्चुअली कमर्शियल था। इजी डे जो स्टोर है ना, वहाँ पर ग्रोसरी स्टोर है जहाँ पे आपको हाँ। किराना मिलता है। जी। तो अभी हमको कॉन्सेप्ट ऐसा आया था कि हमें होली के दिन होली सेलिब्रेट करनी थी उस कमर्शियल में। हाँ। तो हमने सोचा होली बिना गाने के कैसे हो सकती है। बिल्कुल। तो फिर हमने उसके लिए एक गाना लिखा था, जिसमें जो डिलीवरी बॉय है वो मोहल्ले की होली के बीच में से जाके हाँ। सामान डिलीवर करता है किसी के घर पे। तो बस उधर कहीं उसके ऊपर गुब्बारे पड़ रहे हैं। मैं आपको विजुअल बता रहा हूँ ताकि जब मैं आपको गाना बताऊंगा जी तो आप जी उससे रिलेट कर पाएं। बिल्कुल। तो कहीं उसके ऊपर पिचकारी चल रही है, कोई बलून मार रहा है उसको, कोई बाल्टी से पानी फेंक रहा है, और उस सब के बीच भी वो जाके सामान डिलीवर कर देता है। हाँ। तो उसके लिए छोटा सा एक जिंगल लिखा था जो जो ऐसा कुछ था। मेरी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं है पर मैं सुना तो देता ही नहीं, हूँ। हम डायरेक्टर की तरह सुनेंगे आपकी आवाज सिंगर की तरह नहीं बिल्कुल। तो उसका लिरिक्स कुछ ऐसे थे कि गली गली मोहल्ले देखो कैसा रे बवाल, हाँ। तिल तिल कैसे ताड़ बने और रंगों का पहाड़, वाह। रंग लगे गुलाल उड़े या पिचकारी की धार, हाँ। डोंट वरी एंड डोंट हरी इट्स होली मेरे यार, वाह। बुरा ना मानो होली है भाई, बुरा ना मानो होली होली है, है। अपने रंग की अपने ढंग की अपनेपन की होली है, हम्म। रंग लगे तो बुरा ना मानो, भंग चढ़े तो बुरा ना मानो, आज का दिन बस बुरा ना मानो। और फिर उसके बाद उसकी एक टैगलाइन आती है कि इस बार होली की शुभकामनाएं और अपनेपन का रंग हमारे साथ। वाह, क्या बात है। आपने तो 1.5-2 महीने पहले आपने होली का एक खुमार चढ़ा दिया आपने, क्योंकि बस 1.5-2 महीने बाकी है मुश्किल से अब होली आने में बिल्कुल, मैं भी सोच रहा हूँ कि इस बार वापस होली का हम कुछ गाना कुछ, बनाएंगे। हाँ, कुछ बिल्कुल बनाइए गाना, बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि होली में जितने भी गाने आते हैं बड़े अच्छे रहते हैं और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, एक बार आप शूट कर रहे थे रेलवे ट्रैक में, आप ये जो फिल्म है आपकी जिसमें आप डायरेक्टर थे उर्फ जी। घंटा, 800-900 की भीड़ आ गई थी और बड़े मुश्किल से आपने वो शूट को अंजाम दिया था आपने। तो जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे अभी नवाजुद्दीन के समय, आपने बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आपने शूट कर लिया, लोगों को पता नहीं चला और आप शूट करके निकल गए। लेकिन यहाँ जी। फंस गए आप, यहाँ इतनी सारी भीड़ आ गई, रेलवे ट्रैक में शूट करना था और फिर कुछ घंटे तक शूटिंग रोक के भी रखनी पड़ी आपको। जी, तो हमको एक रेलवे क्रॉसिंग मिली थी मथुरा के बाहर, जिसके लिए अब जब भी हम दर्शकों को बता सकता हूँ कि जब भी हम लोग शूट करने जाते हैं तो हम उस एरिया के 4-5 तरह की परमिशन होती है जो हमें जी। लेनी पड़ती है। जैसे कि वहाँ की नगर निगम की परमिशन लेनी होती है, लोकल पुलिस से हाँ। परमिशन लेनी होती है, और जो थाना लगता है उस क्षेत्र का, उस थाने से भी परमिशन लेनी पड़ती है। जी। तो हम ये सब परमिशन लेके सब तैयारी के साथ शूट पे पहुंचे थे, और रात नाइट शिफ्ट था, तो रात को 10 बजे हमें लगा नहीं था कि लोग आएंगे। हाँ। और हमें हमारी वैनिटीज खड़ी है वहां पे, और एकदम गांव शहर से दूर, मथुरा से दूर 25 किलोमीटर दूर की एक रेलवे क्रॉसिंग थी। और हमने सबने अपना काम करना शुरू किया। जैसे ही हमने अपने सारे इक्विपमेंट निकाले और सेटअप किया, धीरे धीरे करके पहले ब्रिज से लोग रुकना शुरू हुए। हाँ। और ऐसे करके कुछ 800-900 लोग, हम एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे कि क्रू के मेंबर कौन है और गांव वाले लोग कौन है। जी। और उस बीच आपके हमारा जो क्रू होता है उसमें सभी बिल्कुल। मतलब लड़के भी जी। हैं, लड़कियां भी हैं, उनकी सेफ्टी बिल्कुल भी ऐसे हमारे लिए तो एक बड़ा ही issue है। चैलेंज तौर पर आपने इसको कंप्लीट किया, आपकी जो शूटिंग थी, क्योंकि ये डायरेक्टर का एक बहुत ही उसमें ध्यान देना पड़ता है उसको कि किस तरह से आपने शूटिंग को कंप्लीट करें। लेकिन एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ आपके साथ कि एक जगह आप लोग शूट कर रहे थे, एक मंदिर आपने बनाया था, एक मंदिर का निर्माण किया था शूटिंग के लिए, पूजा पाठ के लिए, शूटिंग के लिए किया था, लेकिन आगे चल के वहां लोगों ने उसको रियल में उसको मंदिर बना दिया। तो जरा बताएं किस तरह की शूटिंग थी और फिर कैसा उसमें एक्सपीरियंस रहा, और जब पता चला आपको कि जो शूटिंग के लिए आपने मंदिर बनाया था उसको बाद में लोगों ने उसको रियल मंदिर के उसमें तब्दील कर दिया। देखिए, सबसे बड़ी तो खुशी की बात ये थी कि मथुरा जैसे शहर में हाँ। लोग इतनी बात समझ रहे थे कि ये शूटिंग होती है। हाँ। और ये हमारी आस्था है, और हमने उन दोनों चीजों को बहुत ही बैलेंस तरीके से जी। किया था। तो हम चाहते तो थे कि रियल मंदिर में शूट करें। हाँ। पर जो सीन था उसमें वो किरदार भगवान को चैलेंज कर रहा था कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ। जैसा मैंने अपनी दादी को देखा था कि जब भी आप परेशान हो जाते हो ना, तो फिर आप भगवान से बात नहीं करते हो, जी। फिर आप भगवान से थोड़ा सा झगड़ा करने लगते हाँ हो। बिल्कुल, क्योंकि हम उनको इतना अपने करीब समझते हैं, तो जो नाराजगी होती है वो करीबों से होती है, तो भगवान से अक्सर नाराज होते हैं। मुझे लगता है हर इंसान होता है, मैं भी कभी Exactly. हुआ, आप भी कभी हुए हैं, बिल्कुल होते हैं, और ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है। तो वही एक सीन हमें शूट करना था। तो हमने सोचा कि अभी
रियल मंदिर में शूट करेंगे तो शायद लोगों को लगेगा कि ये क्या बात कर रहे हैं जी। भगवान से। तो हमने सोचा कि चलो एक अलग तरीके से इसको करते हैं, और जी। मंदिर के आगे हमने एक और मूर्ति लगाई जिसकी हम्म। कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, और उसके साथ हमने शूटिंग करके आ गए। जी। लेकिन जिन लोगों ने हमारी हेल्प की थी वो करने के लिए, हाँ वो लोग की उससे आस्था इतनी अटैच हो गई जी। कि उन्होंने उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, और जिस मोहल्ले में हम लोग शूट कर रहे थे उस हाँ। मोहल्ले में उन्होंने एक अच्छा सा मंदिर बनवा के क्या बात। एकदम पूरे सही तरीके से बिल्कुल, प्राण वो प्रतिष्ठा करके वो मंदिर ये जगह तो आपके लिए यादगार हो गई होगी। कभी भी आप कभी भविष्य में जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि ये जो मंदिर है आपने शूटिंग के लिए बनाया था, लेकिन देखिए आज ये मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और अब लोग यहाँ पर श्रद्धा के साथ आते हैं, पूजा करते हैं। समय बहुत कम है आयुष जी, लेकिन जाते जाते आप लिखते भी हैं, कुछ शायरी भी लिखते हैं। जाते जाते अपनी एक शायरी सुना दीजिए आप अपनी, अरे जो भी आपको याद हो। ठीक है, तो मैं एक संदेश के जैसी एक शायरी सुना के Please, जाता हूँ जो please. लोगों के लिए जी। संदेश भी रहे। जी। तो बदलते दिनों से दोस्ती मत करना, बदलते दिनों से दोस्ती मत करना, कि जो बदलते हैं वो दोस्त नहीं होते। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बहुत एक अच्छी एंडिंग में आपने अपनी ये बात रखी है। और बहुत बहुत शुक्रिया इस समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही बेहतर काम करते रहिए और दर्शकों का आप मनोरंजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू भागीरथ जी, थैंक यू सो मच। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की डायरेक्टर आयुष सक्सेना से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।